वेलकम टू बॉलीवुड ग्लोबल। एंड कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब आपके साथ में? धन्यवाद, नमस्कार। जी। सो खबर ये आ रही है कि आप बहुत जल्द बिग बॉस के हाउस में एंटर करने वाली हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपको ये सीज़न देखने का मौका मिला है या व्यस्तताओं के चलते आप अभी तक नहीं देख पाई हैं बिग बॉस का ये नया सीज़न? हाँ, नहीं पहले स्टार्टिंग में कुछ देखा था, फिर बीच में नहीं देख पाई थी और अभी मैं 10 दिन से मुंबई में हूँ, तो मुझे क्वारंटाइन किया हुआ है, तो मैं देख रही हूँ अभी। हुँ, हुँ। ओके। सो क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं जितना भी आपने ये शो देखा है, उसके बेसिस पे, उसके बलबूते पे आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में, या जो गेम अभी चल रहा है बिग बॉस के घर में उसके बारे में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे? जब स्टार्ट हुआ था तब ऐसे लग रहा था कि शो मतलब काफ़ी मतलब अच्छा नहीं चल रहा है और इस बार लोग कम भी देख रहे थे। लेकिन अभी जैसे कुछ पुराने लोग शामिल हुए उसमें, तो अभी अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है अभी कुछ दिनों से। ओके। और घर में एंटर करने के बाद में आपका क्या गेम प्लान होगा? अगर आप हमें थोड़ा ब्रीफली अगर बता सकते हैं, भले विस्तार में ना बताएँ तो चलेगा। मेरा कोई प्लान नहीं है अभी तक। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मन में बना के जा रही हूँ कि मुझे ये करना है, तो ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर जैसी सिचुएशन होती है उसी पे रिएक्ट करना होता है, तो बाकी हम अगर प्लान करके चले भी तो चल नहीं पाएगा। जी, जी। और ऐसा कौन-सा कॉन्टेस्टेंट है जिसका गेम आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है और जो लगता है कि आपको जो आगे तक जो इस सफ़र में जाएगा बिग बॉस के? रुबीना का मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। रुबीना है, राहुल वैद्य है, दोनों का ही बहुत पसंद आ रहा है मुझे। जी। एंड आज से कुछ महीने पहले, जून के महीने में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक को बैन करने का आदेश दिया था और भी कई सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस के साथ में। और इसके पीछे कारण ये दिए गए थे कि साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इन सारी एप्लीकेशंस को हमने इंडियन डोमेन से हटा के इन्हें प्रोहिबिट कर दिया है। क्या ये सही था या सही नहीं था, इसमें ना जाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस फैसले का, क्योंकि आप खुद भी टिकटॉक स्टार रहे हैं, तो इस फैसले का टिकटॉक कम्युनिटी जो है, जो टिकटॉक परफॉर्मर्स हैं, उसके ऊपर क्या असर पड़ा होगा आपकी नज़रों में? देखिए, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो टिकटॉक की तरह ही है, तो वहाँ पे भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टिकटॉक के बैन होने से कोई नुकसान हुआ हो। और ये तो भारत सरकार का फैसला था, तो इसलिए हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमें मानना ही चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि मैं टिकटॉक वीडियो उसी समय बनाती थी जब मैं शूट पे होती थी, तो मुझे समय मिल जाता था। कभी तैयार होते कोई मेकअप कर लिया तो वीडियो बना लिया, बस तभी बनाती थी। और आज भी जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने इंस्टा पे वही वीडियो सेम इंस्टा पे बना के मैंने 2-4 वीडियो अभी अपलोड किए हैं, जी। तो मैं वैसी ही हूँ जैसी पहले थी, तो मुझे टिकटॉक के जाने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। ओके, ओके। एंड जून महीने की ही बात करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये देखा गया था कि कुछ एक काइंड ऑफ असॉल्ट आपकी तरफ से हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल के ऊपर से, जिसके पीछे आपने कारण दिया था कि उन्होंने कुछ ल्यूड कमेंट पास किए होंगे। उस वक़्त आपको तो लीगल एक्शन फेस करना पड़ा था, बट द पर्सन इन क्वेश्चन, जो वो व्यक्ति थे, उन पे ज़्यादा कुछ लीगल कार्रवाई नहीं हुई थी। सो कुछ अपडेट्स उस चीज़ में हैं? क्या उनके ऊपर आपने चार्जेस प्रेस किए हैं, या क्या उन्हें गिल्टी या अकाउंटेबल होल्ड किया गया है अथॉरिटीज़ या कोर्ट की तरफ से? देखिए ये मामला कोर्ट में है, आपको पता ही है। तो जी। इस मामले के बारे में ज़्यादा बोलना मैं नहीं चाहूँगी कि जो न्यायालय के पास चली गई जो बात है, उस विषय पे ज़्यादा चर्चा करना ठीक भी नहीं रहता। और जी। दूसरा, अगर उसमें जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं, अगर मैं वो बाहर लाती हूँ, क्योंकि वो शब्द हैं मेरे पास, तो उसका प्रूफ़ है। अगर वो मैं बाहर लाती हूँ तो लोगों पे समाज पे बहुत बुरा असर डालता है वो। इसीलिए मैंने वो अपने ऊपर ही लेके मैंने उसको रखा और मेरे पास है अभी भी, लेकिन जी। मैं उसको बाहर नहीं लाना चाहती, क्योंकि मैं एक समाज सेवा की फ़ील्ड से आती हूँ। अगर मैं ही समाज में ऐसे शब्दों को बाहर लाती हूँ तो समाज में गंदगी फैलती है। इसलिए जो मेरे पे कार्रवाई हुई हुई, उस पे नहीं होती है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं समाज को गंदा नहीं कर सकती उन चीज़ों से।
जी, ओके, ओके। एंड इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज जो है वो काफ़ी उसमें पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियाँ हमने देखी हैं पहले से लेकर अभी आज के ज़माने में भी, आज के मॉडर्न ज़माने में भी। तो क्या आपको लगता है कि आज भी अ, हमारी जो विमेन है, जो हमारी औरतें हैं, उनको क्या आज भी सेकंड क्लास सिटिज़न की तरह ट्रीट किया जाता है या उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दी जाती जो 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 हमारे मेल मेंबर्स सोसाइटी के एन्जॉय करते हैं, जो सर्टेन प्रिविलेजेस? बिल्कुल देखिए जैसे बड़े शहर हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको उनके लिए ये बात मैं नहीं कहती उन पे लागू होती क्योंकि वो लोग बराबरी का दर्जा महिला को देते हैं। लेकिन जो कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो औरत को बिल्कुल नीचे पाँव की जूती समझते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। अगर उसके साथ किसी कोई अमानवीय घटना भी हो जाती है किसी महिला या किसी बच्ची के साथ, तो वो फिर भी महिला को ही दोष देते हैं कि महिला की गलती है। ये हुँ, चीज़ें हमारे समाज में अभी भी बरकरार है और हुँ, जब तक इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए, तब तक औरत को हमेशा दबाया जाएगा, उसको हुँ, कभी उभरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हरियाणा के जाट और जाटनियाँ जो होती है ना, किसी से डरती नहीं है, तो वो मेरे अंदर वो खूबी है, मैं जो मेरे अंदर है वो बाहर होता है, मैं तुरंत हुँ, खोल के रख देती हूँ हुँ, और डरती नहीं हूँ किसी से, जो भी चीज़ है मैं मेरा अधिकार जानती हूँ कि हुँ, मुझे कैसे लेना है, तो वो मैं ऐसे नहीं मिले तो मैं छीन के ले लेती हूँ इसलिए हम मेरा मेरा यही रहता है और अभी मैंने ये एक मुहिम भी चलाई है वहाँ पे जैसे राजनीति के साथ-साथ महिलाओं को अलग से एक संगठन बना के एक तैयारी हुँ, करके, कम से कम हरियाणा में ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज भी हरियाणा में महिलाओं को दबाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप घर में बैठो, आपको क्या ज़रूरत है? सब हुँ, कुछ है घर में खाने-पीने को मिल रहा है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, लेकिन महिला की इच्छा पुरुष काम कर रहा है तो महिला काम क्यों नहीं कर सकती? उसको भी अपना नाम कमाना है, उसको भी बाहर निकलना है, उसको भी चीज़ें करनी वो करना चाहती है, वो हर चीज़ कर सकती है। और नारी को दुर्गा का रूप माना गया है, शक्ति का रूप माना गया है, महिला से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की, तो उस महिला को पीछे क्यों धकेला जाता है? तो ये सब चीज़ें हैं, तो उससे मेरे मन में ये चीज़ें कई बार उठती है कि हम लोग अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे आने वाली जनरेशन के लिए, तो हरियाणा में फिर महिलाएँ दबी रह जाएगी। तो मुझे मेरा ये प्रयास रहता है, हुँ, आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को साथ लेके। एंड जैसे कि आपने भी कहा कि हरियाणा में महिलाओं को उचित दर्जा नहीं दिया जाता है, पुरुषों के बराबर उन्हें नहीं रखा जाता है। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि मेल टू फीमेल रेशियो जो है हरियाणा का, वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे खराब रेशियो जो है, वो हरियाणा का एक तरीके से। समाज की किसी भी बुराई को दूर करने के लिए एक कानून का रास्ता भी होता है। कुछ ऐसे लॉज़ होते हैं जिनकी मदद से आप समाज की बुराइयाँ हटा सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कानूनों की अब सख्त ज़रूरत है, खास करके इंडिया में जहाँ हर दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं मेरी बात सार्थक इसी से सिद्ध होती है कि सेक्स रेशियो जो था, लड़कों की बजाय लड़कियों की संख्या हरियाणा में सबसे कम थी। तो जी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था मतलब अभी तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये सरकार आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हरियाणा में महिला थाने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ खुले हैं हुँ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत इस सरकार ने की, तो सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगी। मेरी पार्टी की सरकार इसलिए नहीं कह रही हूँ, वाक़ई में ही अच्छा काम हुआ है महिलाओं के प्रति बहुत सारी योजनाएँ ला के महिलाओं को सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं महिलाओं के हित में तो हरियाणा अब लगता है कि पुरुषों को मानना ही पड़ेगा और महिलाओं को साथ लेकर लेके चलना पड़ेगा। जी। और सरकार को और भी बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है और अगर इसमें हरियाणा के लोग साथ दें, सरकार का साथ दें तो बहुत कुछ अच्छा हो हुँ, सकता है। ओके, ओके। एंड क्योंकि खुद आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलॉन्ग करती हैं, तो मैं इंडिया से बाहर जाके ग्लोबल स्केल पे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पुरुषों की जगह महिलाएँ अगर मेजॉरिटी में होती हमारी वर्ल्ड लीडर्स फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में, न्यूज़ीलैंड में तो ख़ैर हैं ही जैसे नेदर बट बड़े-बड़े देशों में जैसे यूएसए हो गया यूनाइटेड किंगडम हो गया, रशिया हो गया, इन देशों को अगर महिलाएँ लीड कर रही होती, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस होते आज की सोसाइटी में? किस तरह से दुनिया अलग होती?
देखिए, महिला और पुरुष दोनों अगर साथ मिलके चलते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि हम महिला ही महिला को आगे बढ़ाएँ और पुरुष का ध्यान में ना रखें। तो जहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, विकास हो रहा है, पुरुषों की वजह से हो रहा है, तो कहीं न कहीं महिलाओं की भागीदारी उसमें होती है, चाहे वो एक गृहिणी के रूप में उस पुरुष का साथ दे रही है, चाहे वो काम करके दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि महिला ही आ जाए तो ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक-दूसरे के साथ मिलके अगर चलते हैं तो अच्छा रहता है। मैं हरियाणा का एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी, जैसे मैं कह रही थी कि हर कोई पुरुष और या हर कोई घर या समाज ऐसा नहीं होता कि जहाँ जी, पे महिलाओं को पीछे धकेला जाता है। हरियाणा हुँ, के एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, हरियाणा में भी ऐसे परिवार हैं, हुँ, जैसे कि गीता बबीता फोगाट के फादर को आप ले लीजिए। जी, उनको बहुत ताने मारे गए कि बेटियों को आप रेसलर या गेम में भेज रहे हो, बना रहे हो उनको। लेकिन उस आदमी ने हौसला नहीं हारा और अपनी बेटियों को आगे लेके आए। आज दुनिया में इस देश का, इस हरियाणा का नाम उन बेटियों ने आगे बढ़ाया है और इस देश का गौरव बनी है। तो महिलाओं को मौका तो देके देखिए, तो महिलाएँ बहुत कुछ कर सकती हैं, पुरुषों के साथ मिलके बहुत हुँ, कुछ कर सकती हैं। जी, ओके, ओके। एंड बिग बॉस के हाउस में जैसे आपने कहा कि रुबीना का गेम आपको अभी तक अच्छा लग रहा है। सो उनके अलावा या उन्हीं का अगर आप नाम लेना चाहेंगी ऐसे लोगों में जो आपको लगता है कि आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिशन होंगे बिग बॉस के घर में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि किसी से मेरा कॉम्पिटिशन होगा या मतलब कोई मुझे मात देगा या मैं किसी को मात दूँगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरा जैसा नेचर है उस हिसाब से जहाँ जो मुझे जो दिखेगा उस हिसाब से मैं वहाँ करने वाली हूँ। हुँ, हुँ। ओके, ओके। और सबसे आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि बतौर पॉलिटिकल लीडर होने के नाते एक फीमेल लीडर होने के नाते आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं? किस तरीके से आप समाज को बदलना चाहती हैं अपने स्कोप ऑफ वर्क में रहते हुए या उसके बाहर भी? देखिए, पहला तो यही है कि महिलाओं को उचित स्थान दिया जाए हुँ, और किसानों के लिए खासकर काम करना, मेरे क्षेत्र जो है उसमें किसानों के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो हुँ, वहाँ पे मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। अभी बहुत सारे मुद्दे किसानों के उठ रहे हैं, तो सरकार भी बहुत सारा अच्छा करने की कोशिश में लगी है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियाँ अपना जो है अपना मतलब साधने के लिए किसानों को आगे किया हुआ है। जो हुँ, हुँ, किसान के हित की बात करता है, उस बात की सुनवाई होनी चाहिए। जो सरकार अच्छे फैसले, अच्छे कानून लेके आ रही है, तो किसान को भी समझना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो हुँ, वो सब चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, किसान के हित की बात करना ही मेरी ज़िम्मेदारी भी बनता है क्योंकि मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है। खुद मैं अभी भी खेती-बाड़ी करती हूँ, अपना मेरा फार्म हाउस जो है उसपे मैंने फल वाले बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, सब्जियाँ अपनी खुद उगाती हूँ। तो वो हुँ, खाली समय जब मुझे मिलता है, तो ये सब मैं काम करती हूँ। हुँ। ओके, ओके। सो इसी के साथ हम बातचीत के आखिर में पहुँच चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिसका आप जवाब देना चाहते हो या जिसके बारे में बात करना चाहते हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू टॉक अबाउट देखिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक किसान परिवार में जन्मी हूँ, बड़े सीधे मन की हूँ, जो मन में आता है वो कर लेती हूँ और समाज को अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। तो यही है कि सब जो चेहरे हैं वहाँ पे बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, टीवी जगत से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आर्टिस्ट ज़रूर हूँ, मैंने इतना काम नहीं किया है क्योंकि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लगा पाती इसमें। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और मुझे जानें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अच्छा कुछ दे पाऊँ, बिग बॉस के माध्यम से भी ये अच्छा मैसेज दूँ समाज को। तो उसमें अगर मैं ज़्यादा समय तक वहाँ रहती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान को अभी आवश्यकता है चेंज होने की। अभी जो कोरोना महामारी का जो समय आया, उस समय में हम लोग जैसे लॉकडाउन हुआ, उस समय में हमने देखा कि वापस से वो एक सुनहरा भारत वापस आने हमारा पर्यावरण साफ-सुथरा हुआ, वो चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति जो है, पुरानी सभ्यता हमारी जो अगर उसको अपना लिया जाए, तो हम लोग तो सबसे ज़्यादा धनवान हैं।
और एक ऐसी सरकार है जो अभी बहुत अच्छे काम कर रही है, उन चीज़ों को वापस लेके आ रही है। तो हम उन पे काम कर सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि वैसा मैसेज एक दिया जाए सब लोगों को, जो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इतना बिज़ी शेड्यूल सबका रहता है। तो उस जीवन को जिया जाए बीच-बीच में समय निकाल के। जब इस तरह की चीज़ें, महामारियाँ जब आती हैं तब भी तो हम समय निकालते हैं, तभी हमें बंद होना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि हम समय निकाल लें। तो ये संदेश मैं देना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। आपके पास जगह है तो क कभी अपनी सब्जियाँ लगा लो, अपने घर में ही छोटा-सा वो बना लो, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके घर में कभी चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आनी चाहिए, तो ऐसा वातावरण दो अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी जनरेशन को, तो ज़रूरी है बहुत ये। Okay. So on that note, thank you so much, Sonali, for talking to us. It was a pleasure having a conversation with you, and I wish you all the best ध for meeting the Big Boss House. Yeah. Please take care. धन्यवाद आपका। थैंक यू।